स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के बारे में। इसमें हमने कई बार बात किया था लेकिन एज ए साइड टॉपिक के तौर पर बात किया था, तो इस बार हम डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं इसी पे। तो आइए से समझते हैं। तो प्रॉब्लम आप सभी लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि हर जगह हीट आइलैंड का इफेक्ट बन रहा है और हमारा डिमांड जो है कि कितना कूलिंग चाहिए, मतलब कि एक टाइम में 100 टन की कूली पूरे संभाल लेता था, अभी 10,000 टन तो मुंह दिखाई का बिक रहा है पर महीने। तो हिसाब ये है कि हमारा कूलिंग का डिमांड जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है और चूंकि ये हीट आइलैंड इफेक्ट उससे और बुरा होते जा रहा है और डिमांड बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये एक्सपेक्टेंशियल ग्रोथ में आ गया है। तो रहा बात कि इतना यहाँ तक हम लोग आए, इसमें हम लोग क्या सीखे? इसमें सीखे कि हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल यूनिट से काम नहीं चल रहा है। यानी कि एक बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसमें 100 ठो आपने छोटे छोटे एसी डाल दिए, जो कि बहुत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग आपको आराम से मिलेगा। सबके सब मारे जाएंगे, पूरा देश भी मारा जाएगा, वो लोग भी मारे जाएंगे। तो ये समझना हमें आ गया है कि ये सारे इतने सारे स्मॉल यूनिट डाल के आप नहीं काम कर सकते, ये रास्ता हमें त्यागना पड़ेगा। और वही समझिए ये हम लोग कर चुके हैं। मतलब कि एक होता है ना कि डू वी हैव डेटा, हाँ डेटा नहीं काम करता है सर। तो ये सीरियस समस्या है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? मैथमेटिकली प्रॉब्लम आता है जिसे कहते हैं फीडबैक रिस्क। यानी कि आपका जो बिल्डिंग है, कैसा भी बिल्डिंग हो, उसका एक इंसुलेशन वैल्यू होगा। यानी कि बाहर का गर्मी अंदर आने में कितना टाइम लेता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है, अंदर आप 25 रखना चाहते हैं, तो 25 डिग्री का डेल्टा बन रहा है। वो 25 कितना देर में क्रॉस करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुछ नहीं करें, एसी उसी नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत वो 50 टू 50 बैलेंस कर देगा। वो टाइम लगेगा। वो टाइम कितना है वो इंसुलेशन पर डिपेंड करता है। अब रहा बात कि वो टाइम कितना लगेगा, दूसरी चीज पे भी डिपेंड करता है, यानी बाहर गर्मी कितना है। यानी कि अगर बाहर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस है, आप अंदर रूम के अंदर 25 डिग्री का एसी किए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, वो बहुत धीरे धीरे से हीट लीक होगा, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना। वहीं पे बाहर की हीट 35 है। अब मतलब जो आपका इंसुलेशन वो बोलेगा, जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल खासतौर पे काफी जगह पे दीवाल धिपने लगता है, यानी कि दीवाल ही गर्म हो जाता है, वो हीट डालने लगता है और एसी दोपहर में बोल जा रहा है, क्योंकि दीवाल उसको उतना टेम्परेचर डेल्टा नहीं मैनेज कर पा रहा है। दीवार का इंसुलेशन नहीं बना था कि भैया बाहर का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस और वो बेचारा अंदर ठंडा करे। तो वो एक सीरियस समस्या बन जाता है। और एसी क्या करता है? गर्मी खींच के बाहर निकल देता है। प्रॉब्लम यह है कि हवा परफेक्ट कंडक्टर नहीं है। जो गर्मी आपने बाहर डाला वो वहां से गायब नहीं हो जाएगा, वो वहां ये करेगा, मतलब सिमर करने लगेगा। और जितने ज्यादा लोग छोटे छोटे यूनिट डालेंगे उतनी ज्यादा गर्मी आने लगेगी। तो पता चला वो जगह का आपका लोकल टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। लोकल टेम्परेचर बढ़ गया, अब आपका इंसुलेशन और कमजोर पड़ गया और ये फीडबैक लूप बहुत बुरा हालत कर देता है। यानी कि हम लोग का डिमांड बढ़ेगा, उससे और गर्मी हम लोग पैदा करेंगे, उससे और डिमांड बढ़ेगा। इसे हम लोग कहते हैं फीडबैक लूप। यानी कि अगर इसे नहीं सुलझाया गया तुरंत, तो हम लोग नरक की तरफ बहुत स्पीड से पहुंच जाएंगे। और हेल को बोलते हैं ना, जलता हुआ है। तो इंडिया बहुत नजदीक पहुंच रहा है। ये मतलब आपको बहुत सारी जगह पे हीट वेव का इफेक्ट मिल जाएगा। 2001 से 2021 तक का 20 साल में बहुत ज्यादा स्पीड से हम लोग गर्म हुए हैं, बहुत ज्यादा है। और इस स्पीड पे अगर चलते रहे तो जानलेवा टेम्परेचर ज्यादा दूर नहीं है। और जानलेवा का मतलब सही में जानलेवा, ऐसा नहीं कि अरे हम गांव के लोग हैं, नहीं सर, आएंगे आपका लंग्स बोल जाएगा। लंग्स इतना गर्म हवा अंदर लेने के लिए नहीं बना है। तो समस्या है। तो अब बात करते हैं लॉजिक क्या है। लॉजिक है कि बहुत सारा बेनिफिट आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल में। यानी कि अगर एक बार आप लोग कलेक्टिवली, यानी कि स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, लोग हो, कलेक्टिवली पैसा अगर डालते हैं तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा उठाते हैं। जिसका सबसे पहला एग्जांपल है इंडिया में अहमदाबाद का गिफ्ट सिटी में, वहां पे ये लगाया जा रहा है। ये पहली बार, मतलब इंडिया इस मामले में बहुत देर से आया, हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी और हम ही सबसे लेट से आए। ये थोड़ा शर्मनाक बात है हमारे लिए। मतलब इंडियंस लोगों को मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता, खासतौर पर टेम्पोरल मैथमेटिक्स, यहाँ पे समय में आगे गेम खेलना है, वहां पे अपने लोग थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। एग्जाम बढ़िया करते हैं लेकिन समय में गेम खेलना है तो इट्स लाइक, बोले वो अब कर रहे हैं, अब इट्स लाइक सर ये हमें 20 साल पहले से करना था। और बाय द वे ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये टेक्नोलॉजी नहीं है, आदम जमाने से चल रही है, हम ही लोग लेट से आए। तो हिसाब ये कि इकोनॉमी स्केल में आपको क्या फायदा मिलेगा। पहला ये फायदा मिलेगा कि बिल्डिंग जो है, जैसे बाकी सारा आप बिल्डिंग देखेंगे कि ये सब ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी, तो उस समय है क्या, नीचे ग्राउंड फ्लोर में बड़े बड़े भरपुष्ट चिलर लगे हुए हैं और ऊपर वाले फ्लोर में बड़े बड़े चिलर टावर लगे हुए हैं। तो वहां पे खूब पानी वो घटकता है, खूब बिजली घटकता है और काफी जगह, मतलब आपका बिल्डिंग का तो स्पेस फिक्स्ड है, अब उसमें आप काफी जगह यूजफुल स्पेस आपको गंवाना पड़ता है ताकि आप बिल्डिंग रहने लायक रख सके, ठंडा रख सकें। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है। तो वहां पे आप उनको मुक्ति दे देते हो कि सर आप बिजली का टेंशन कम कर दो, आप ये जो पानी का कंजम्पशन होता है जिसके लिए आपको बिल देना पड़ता है उसका भी टेंशन खत्म कर दो। तो मतलब आप वहां बचाते हो। तब ये लोग अफोर्ड कर पाते हैं कि ये सिस्टम, मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम, इसको पैसा देना पड़ेगा ना। तो उसको पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका एक्चुअल पैसा में सेविंग्स हो रही है, आपको पानी का बिल नहीं देना पड़ रहा है और आपको चिलर को भी नहीं चलाना पड़ रहा है।
और कितना इफिशिएंसी का अंतर पड़ता है, जिस जो मेन कारण है इफिशिएंसी। आप मिनिमम मतलब बहुत ही गया गुजरा सिस्टम है, किसी ने टाइम लेके ढंग से नहीं बनाया है, वर्सेस जिसको ढंग से टाइम लेके बनाया गया, जैसे ये वाला काफी टाइम से अच्छे से डिजाइन करके बनाया गया, 50% तक कूलिंग आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक्स मेगावाट दूंगा, एक्स मेगावाट में आप एक्स का ही कूलिंग कर पाते, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर डालता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। क्योंकि ये समझिए कि जब आप बड़े इकोनॉमी में आते हैं तो बड़े-बड़े कंप्रेसर यूज़ करते हैं, बड़ा चिलरी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, बड़े कूलिंग टावर इस्तेमाल करते हैं और पूरा स्ट्रक्चर आप कूलिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं। जब भी आप बिल्डिंग को ठंडा कर रहे हो, उसमें आपको डिज़ाइन देखना है, आर्किटेक्चर स्पेस को देखना है, लिमिट्स देखने हैं, कंस्ट्रेंट देखने हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब बेसिकली आप उसमें जुगाड़ कर रहे हैं वर्सेस सर तुम ठंडा करो पहले, बाकी सारी चीज़ बाद में देखेंगे। तुम ठंडा पहले करो, बाकी चीज़ बाद में देखेंगे। बहुत बड़ा अंतर आता है। और आप ऐसे समझिए कि बहुत सारा छोटा-छोटा एसी चल रहा है, तो सब में 1 टन का अगर कूलिंग देने के लिए कितना उसमें बेयरिंग लॉसेस हो रहे हैं, वर्सेस एक चिलर यूनिट है जो 500 टन का है, उसमें कितना बेयरिंग है? नंबर सेम है बेयरिंग में, बस कितने टोटल बेयरिंग्स हैं वो घट गए हैं। और रहा बात अगर आप बहुत हाई एंड वाला लेते हैं, जो कि इस तरह के डिस्ट्रिक्ट प्लांट में लगते हैं, जैसे ये एक एलजी का एग्जांपल है, ये चिलर में बेयरिंग है ही नहीं, क्योंकि वो एयर बेयरिंग पे चला है। जैसे ही वो स्पिन करना शुरू करता है, वो फ्लोट करने लगता है, आवाज़ भी कम करता है, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और बोलेंगे 1% एफिशिएंसी बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है? 1% 500 टन का बहुत बड़ा होता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा चीज़ का बेनिफिट आता है। आप एक ऑप्टिमाइज़्ड बिल्डिंग, ऑप्टिमाइज़्ड डिज़ाइन और आपको सिर्फ़ एक काम करना है, ठंडा करना है, तो वो बहुत अच्छे से आप एफिशिएंटली बना सकते हैं। मतलब कि जो लॉसेस होगा आपको यहाँ से कूलिंग ट्रांसफ़र करने में, वो नेग्लिजिबल हो जाता है और एक्चुअली कम बिजली खाते हैं और ये सब टेस्टेड डेटा है। रहा बात की परसेंटेज, वो कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 10% आपने कुछ मेहनत नहीं किया, ढंग से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, 10% मिलेगा। अगर आप ढंग से टाइम लेके करते हैं 20-30 तक, तो आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। बहुत इंजीनियरिंग में मेहनत करते हैं शुरू से डे 1, जैसे ये सिटी गिफ्ट सिटी का है, तो प्लानिंग उसी के हिसाब से किया गया था, तब आप 50 तक जा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है। और रहा बात, इसमें ऐड ऑन भी किया जा सकता है, जैसे कि काफ़ी जगह पे ये जो हीट निकल रहा है उसका आप कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने मुंबई वाले केस में बताया था कि उसको हीट को आप आराम से लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन में डाल सकते हैं और आपको फ्रेश वाटर मिलने लगेगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल क्लाइंट है जिसको हीटिंग की ज़रूरत है, उसे आप वो हीट दे सकते हैं। बहुत सारे मटीरियल को कुक करना पड़ता है, वहाँ पे आप आराम से ये हीट दे सकते हैं। बहुत सारे और छोटे-छोटे यूज़ हैं, जिसको करके आप और इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे सिंपल इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए लोग एनर्जी स्टोरेज डालते हैं। थर्मल एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल नहीं, थर्मल। तो इसमें वाटर है और कुछ-कुछ डिज़ाइन में आइस है, वो आप थर्मल एनर्जी स्टोरेज बढ़ाते हैं, वो भी आपका एफिशिएंसी बढ़ा देता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका वाटर का लॉस, मतलब कि कितना पानी गटक रहा है, मतलब ये पूरा टाउन कितना पानी गटक रहा है, वो कम हो जाता है। और ग्रिड पे कितना लोड पड़ रहा है, वो घटता है। जैसे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ग्रिड में जो दिन में एकदम अथाह गर्मी पैदा करने लगते हैं कि मतलब सब एसी उसी टाइम ज़ोर मार रहा है, ये बोलता है लोड मत लो। ग्रिड ट्रांसफार्मर जब एकदम धिपने पे आ जाता है अराउंड कहिए 2 बजे के आसपास में, उसी टाइम सारा एसी का जोर मारे ट्रांसफार्मर बोल जाते हैं। और होता है बाय द वे, ट्रांसफार्मर कई बार थर्मल ट्रिप करते हैं उसी टाइम पे। तो वहाँ पे लोड मत लो ना भाई, लोड मत लो। बंद कर सकते हैं ये लोग, एक्चुअली एसी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एनर्जी स्टोरेज है कि सर हम आपको जो पीक लोडिंग है उसमें कोस्ट करा देंगे। और इसको एनर्जी देना ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि एक टारगेट है। एक जगह पे अगर आपको जैसे मान लीजिए 500 मेगावाट भी डालना है बड़े-बड़े यूनिट के लिए, तो ठीक है ना सर, एक जगह पे 500 मेगावाट डालना है, तो आप करोगे 135 केवी का एक लाइन डालोगे, एक सब छोटा सबस्टेशन डालोगे, काम खत्म। वहीं पे उतना ही बिजली अगर आपको हर बिल्डिंग में देना पड़ रहा है कि भैया इस बिल्डिंग में 100 छोटा यूनिट है, इस बिल्डिंग में 200 यूनिट है, इस बिल्डिंग में 500 है, वायरिंग लॉस में ही आप लुट जाएंगे। इसीलिए एनर्जी आप बचा पाते हैं। बहुत सारा फैंटम लॉसेस है जिसके बारे में आप नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन जब ग्रैंड टोटल जोड़ेंगे बहुत एनर्जी बचेगा। मतलब कि ना करना, पैसे में आग लगाना है, पानी में आग लगाना है और आपकी बैंड भी बचेगी। तो ये पानी का लॉस, जो हर बिल्डिंग के ऊपर से जो पानी ऐसे गटके जा रहे हैं, वो खत्म हो जाता है। ग्रिड का जो पीक डिमांड है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल ग्रिड को, वो कम कर देते हैं। और हीट आइलैंड इफेक्ट कम करता है। जीरो नहीं, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, अभी भी वो गर्मी निकाल रहा है, लेकिन कम करता है। और रन अवे को तो थोड़ा रोक ही लेता है कि भैया भागने मत लगो, क्योंकि अगर ये सब बिल्डिंग जैसे हाई डेंसिटी है, मुंबई में आप देखेंगे सारे बिल्डिंग के आसपास में गैप नहीं है, वहाँ हवा फंस जा रहा है। अगर उसका कोई गर्मी निकाल के थोड़ा दूर करते हैं, वहाँ पे आप देते कि भैया वहाँ पे हवा अच्छे से सर्कुलेट कर सके, वो हीट आइलैंड इफेक्ट को थोड़ा रोक पाएगा। तो समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक है, लॉजिक टोटल आता है बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स में। एक बड़ा कंप्रेसर चलाना ज़्यादा इकोनॉमिक है कंपेयर टू कई सौ छोटे छोटे चलाने का। और इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पे एक डेडिकेटेड प्लेयर को ढंग से देना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू भैया हर बिल्डिंग में मेरा 100-200 मतलब 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 100 किलोवाट का एसी अलग अलग जहाँ चलाने में वो बैंड बजा देता है। तो हर मामले में बिजली और पानी और मतलब टोटल पर्यावरण का नुकसान ये कम कर देता है। हम लोग देर से आए हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेस्टेड चीज़ है, ये अच्छा है, काम करता है, सबका भला होता है। लॉजिक यही है।
तो रहा बात बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के लिए सबसे पहले करते हैं आप एक सेंट्रल बिल्डिंग बनाते हैं जिससे कूलिंग के लिए है। अब डिपेंड करता है कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे एक बिल्डिंग रखें, क्योंकि इसके भरोसे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। मतलब कि जैसे बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग के अगर एचवैक यूनिट बंद हुआ, लोग को इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा, वो तुरंत डेडली हो जाएगा, इसीलिए वो बंद नहीं हो सकता। तो कई कई जगह पे 3 ठो बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे कि 2 ठो किसी भी हालत में आपका पूरा लोड ले सकता है, 3 ठो लोड बैलेंस करने रहे, और उसमें बीच बीच में 1 ठो को बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, मेंटेन करते रहते हैं, ताकि कभी भी फुल डाउन टाइम ना हो। तो वो करना आपको है, ये आपका डिपार्टमेंट है। आप 2 बिल्डिंग से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, बहुत लोड है, बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो आपकी डिपार्टमेंट है। और रहा बात की जो चिलर लगाते हैं, वो बहुत बड़ा तो आप लगा नहीं सकते हैं। मतलब कि एक पॉइंट के बाद आपको 5000 टन से ज़्यादा बड़ा चिलर आता नहीं है, और मुझे याद भी नहीं है कि एक भी बार मैंने देखा है 5000 टन का एक चिलर। 200, 500, 1000 तक का तो मुंह दिखाई का मिल जाता है, लेकिन 2000 टन, 3000 टन का नहीं मिलेगा, और आपको 50,000 टन का चाहिए, गुजरात वाला उतना है। तो उसके लिए कई सारे मैसिव चिलर यूनिट लगते हैं, सब एक जगह पे। अब रहा बात, ठीक है, आपने रेफ्रिजरेशन बना दिया, आपके पास आ गया ठंडा पानी, उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह के पाइपिंग लगाए जाते हैं 2 ठो, जिसमें एक हॉट लाइन होता है, एक रिटर्न लाइन होता है। और रहा बात इसमें पानी कितना ठंडा रहता है, जनरली लोग पानी ही यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि पानी का मतलब ये थर्मल कैपेसिटी, यानी कि 0 डिग्री का पानी मैं आपको दे रहा हूँ, आप या 0 थोड़ा नीचे उतार दिए, मान लीजिए आपको मैं 5 डिग्री सेल्सियस का पानी दे रहा हूँ, और आपको बोलता हूँ इससे 10 डिग्री तक का आप गर्मी बढ़ाओ, बहुत एनर्जी खाएगा, तो इसीलिए जनरली पानी देते हैं। और पानी में जैसे विदेश में जब लोग करते हैं, खासतौर पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, वहाँ पे उन्हें एंटी फ्रीज डालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तापमान थोड़ा नीचे चला जाता है। इंडिया में वो टेंशन नहीं है, गुजरात में उसका कोई टेंशन नहीं है। वो गुजरात में कोशिश भी करेंगे 0 डिग्री तक जाने का, वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि गुजरात है भाई, टेंशन लेना ही नहीं है। तो इंडिया में वो टेंशन नहीं कि एंटी फ्रीज डालो, क्योंकि एंटी फ्रीज से कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। हमें उतना टेंशन नहीं, हम लोग प्योर डिस्टिल वाटर डालिए, तो एक में जा रहा है आपका 5 डिग्री का, रिटर्न आ रहा है 15 डिग्री का। जनरली मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एग्जैक्टली अलग अलग प्लांट का आप अलग अलग देख सकते हैं। कोशिश की जाता है 10 डिग्री का या 9 डिग्री का टी डेल्टा बनाने का, यानी कि मैं आपके बिल्डिंग में 5 डिग्री का डालूंगा, आपका काम है 15 डिग्री रिटर्न करना। तो ये करते हैं। अब रहा बात की बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग में होता है ये जिसे हम लोग कहते हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर। सिंपल डिवाइस है, कोई फचांग नहीं है, और वो प्लेट कितना मतलब स्टैक कितना चौड़ा होगा वो डिपेंड करता है आपका लोड कितना है। जैसे मान लीजिए होटल है, बहुत बम बम लोड नहीं है, तो स्टैक छोटा रहेगा। वहीं कोई मान लीजिए ऑफिस बिल्डिंग है, कंप्यूटर खूब लगे हुए हैं, दबा के बिजली खा रहा है, बड़ा स्टैक हो जाएगा। तो वो करते हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर, आपको कूलेंट देता है। अब वो कूलेंट आप कैसे चलाते हैं, जनरली वो कूलेंट आपको जाएगा एयर हैंडलिंग यूनिट में, एएचयू में। कॉइल को वो ठंडा करेगा, उसी से आपका मॉइस्चर निकल जाएगा, उसी से हवा ठंडा हो जाएगा, और वो आपका सर्कुलेट करता रहेगा बिल्डिंग में। तो वही करते हैं। अब रहा बात, ये तो हो गया प्रोसेस, ठीक है। आपका एक जगह पे एक सिस्टम है, आपने डाल दिया, भैया हमने एक सेंट्रल प्लांट बनाया, उससे पाइप हर जगह जा रहा है। पाइप को जनरली आप ऐसा बनाओगे कि कहीं पे एक जगह फॉल्ट होने पे लूप फेल ना हो जाए, तो आगे पीछे लूप करके रिंग सिस्टम बना के, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग प्रोसीजर बनाते हैं, ताकि ये सब में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे वो कई जगह पे इसे ऐसे टनल में बनाया जाता है कि कुछ भी दिक्कत हो तुरंत जाके रिपेयर कर सके। तो ये आपने कर दिया, सबके बिल्डिंग में ये लग गया। ये बिल्डिंग से अब आपको ठंडा पानी मिल रहा है, वो ठंडा पानी का इस्तेमाल करके आप कूलिंग कीजिए, डिह्यूमिडिफिकेशन कीजिए, जो करना है कर लीजिए। अब रहा बात कि ठीक है, बिलिंग कैसे आएगी। बिलिंग आने के लिए इसमें जाता है 3 चीज, फ्लो एंड टेम्परेचर का सेंसर लगता है, और कंट्रोल वाल्व लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं BTU मीटर, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट मीटर। हमसे मत पूछिए कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट अभी भी क्यों यूज कर रहे हैं, बट है जनरली आजकल वाले में तो किलोवाट लिखा जाता है, बट अभी भी वही बोलते हैं BTU यूनिट। तो वो बेसिकली देखता है कि आपका हीट एक्सचेंजर में जो पानी घुसा वो 5 है, वो आ रहा है आपका वो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग से, उसमें कोई टेंशन नहीं, वो फिक्स्ड है, वो 5 डिग्री सेल्सियस आया। उसका बस इतना काम है कि फ्लो को ऐसा रखो कि जो बाहर निकल रहा है वो 10 डिग्री गर्म हो जाए। यानी कि मान लीजिए बिल्डिंग में लोड कम हो गया है, वो फ्लो रेट घटा देगा ताकि वो 10 डिग्री गर्म हो जाए। वो आप हमेशा मेंटेन रखना चाहोगे, तभी आपको फुल परफॉर्मेंस है। अब मान लीजिए उल्टा हो गया कि मान लीजिए उसने फ्लो पूरा खोल दिया है, और तब भी आपका वो 10-15 डिग्री का से ज़्यादा मेंटेन होने लगता है, यानी कि 20 डिग्री सी हो रहा है, 30 डिग्री सी हो रहा है, तो समझेंगे आप ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाल रहे हो। तो पहले वो आपका सिस्टम शट डाउन कर देगा, और फिर आपको बोला जाएगा देखिए सर वो प्लेट हीट एक्सचेंजर आपका लोड नहीं ले पा रहा है, और ज़्यादा फ्लो चाहिए। तो वो आप करेंगे। जनरली वो बिल्डिंग के डिजाइनिंग के टाइम में ही सॉर्ट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता है। और कोशिश हमेशा करते हैं 10 से नीचे का नहीं होना चाहिए, नहीं तो बंद कर देंगे, आप पे पेनल्टी चढ़ेगा। वो मुझे भी थोड़ा और लगा कि 10 क्यों मेंटेन करो, बोले पूरा सिस्टम 10 के हिसाब से बनाया गया है, 10 से आपको मेंटेन रखना है 10 डिग्री का, नहीं तो स्लॉपी हो जाएगा। तो वही करते हैं, टेम्परेचर डेल्टा 10 का रखते हैं। आपका आया पानी, प्लेट हीट एक्सचेंजर में गया, प्लेट हीट एक्सचेंजर में आपका कूलेंट गया। अब वो कूलेंट आप एयर हैंडलिंग यूनिट में डालिए, फैन कॉइल यूनिट में डालिए, जिसमें डालना चाहे तो टेक्निकली एक दूसरे एसी में भी डाल सकते हैं, उसका कंडेंसर को लूप में डाल सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बोले ना उसका सेंसर तुरंत ब्लॉक कर देगा। अगर 10 से ज़्यादा टी डेल्टा आ रहा है फुल फ्लो पे, वो बोलेगा ना जी ना,
धांधली कर रहे हो आप। और वो देखेगा कि कितना यूनिट आपका कन्वर्ट हुआ, उसके हिसाब से आपकी बिलिंग आएगी। जैसे बिजली का बिलिंग आता है, गैस का बिलिंग आता है, पानी का बिलिंग आता है, वैसे ये बीटीयू मीटर का देख के रीडिंग लेने वाले आएंगे, बोलेंगे सर आपका इतना बिल आया है इस बार। और जितने लोग भी करते हैं उनका बिल कम आता है कंपेयर टू डायरेक्टली चिलर चलाने का, डायरेक्टली चिलर को पानी पिलाने का। तो इसीलिए लोग करते हैं इसको। तो फायदा वही है कि एक सेंट्रल बिल्डिंग बनाया जो सिर्फ कूलिंग पे ध्यान दिया, उसको कुछ और नहीं। सर ये सुंदर दिखेगा कि नहीं, इसमें गाड़ी पार्किंग ना जी ना, हवा कहाँ से आएगा, हवा कहाँ से एग्जॉस्ट करेगा। फिर एक से काम नहीं होगा। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को बात कर रहे हैं, 50,000 टन, 1 लाख टन, 10 लाख टन, तो ऑब्वियसली बड़े बड़े चेनर खूब सारे लगाए जाएंगे। फिर ट्रांसमिट कैसे करोगे, तो इंसुलेटेड पाइप है, तो इंसुलेटेड पाइप से आप कर लोगे। फिर कस्टमर को कैसे दो, कस्टमर को जाएगा ये प्लेट हीट एक्सचेंजर। प्लेट एक्सचेंजर का साइज जो है उसको एडजस्ट करना बहुत आसान रहता है, तो वो आप आराम से एडजस्ट कर दिया जाएगा। देखो सर ये बिल्डिंग बड़ा है, इसका लोड बम बम है, इसको बड़ा हीट एक्सचेंजर दिया जाए। मतलब तो बड़ा ऐसा नहीं हो कि फिजिकली बड़ा हो, वो बस लंबा होता जाएगा। फिर सर ये हॉस्टल है, उतने लोग रहते नहीं है, उतना डिमांड नहीं है, ठीक है सर इसको वही प्लेट हीट एक्सचेंजर है, बस उसके प्लेट के काउंट कम कर देंगे, भाई ये ज़्यादा मत डालो। और मान लीजिए अगर वो होने लगता है 10 से बार बार ट्रिप करने लगता है, तो बोल दिया जाएगा ठीक है सर आप कम बढ़ा देते हैं। वो बैलेंस करना होता है आपको, वो कर देंगे। और आपका कितना बीटीयू मीटर यानी किलोवाट आवर कितना आया है, वो उसके हिसाब से बता देगा सर आपका बिल इतना आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप ऐड किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोरेज। ऐसा क्यों? क्योंकि लोड बैलेंसिंग जरूरी है। हर बिल्डिंग का लोड एक टाइम पे सेम हो जरूरी नहीं है। जैसे स्कूल का लोड अलग टाइम पे आएगा, ऑफिस बिल्डिंग का लोड अलग टाइम पे आएगा, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का लोड अलग टाइम पे आएगा। तो अगर आप सबका लोड डायरेक्टली ऐड कर देते तो बहुत ज़्यादा बड़ा लोड आ जाता है और उसको आप मेंटेन नहीं करना, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कोशिश यह की जाता है एक बफर बना दो। बफर जो है, जो अरे एक पीक लोड आ गया उसको झेल लेगा, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो उसको करने के लिए दो ऑप्शन है। गुजरात वाला जो ऑप्शन है वो है आपका चिल्ड वाटर। वो एक बहुत बड़ा टैंक रखें जिसमें 4 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा नीचे का पानी रखते हैं। बहुत बड़ा टैंक है, मतलब बड़ा इंसुलेटेड टैंक है। फायदा सबसे सिंपल है कि सिंपल टैंक है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, ईजी है। मतलब जो पानी आपका सर्कुलेशन में चल रहा है वो बस सीधे ठंडा करके वहां डाल रहे हैं, बल्ले बल्ले। फिर उससे एक थोड़ा बड़ा भाई आता है जिसे कहते हैं हम लोग आइस स्टोरेज। आइस स्टोरेज का फायदा होता है कि टेम्परेचर वो कम करता है। वो 4 डिग्री का नहीं देगा आउटपुट, वो आपको ऑलमोस्ट 0 डिग्री देगा, यानी 1-2 डिग्री तक वो कर देता है। तो वो उसका फायदा मिलता है और कैपेसिटी बहुत मिलता है। यानी कि अगर आप आइस कूल यूनिट बनाते हैं तो आपको, जैसे मैं दे देता हूँ 100 किलो लीटर, 100 किलो लीटर तो कम हो गया, 10,000 किलो लीटर का आपको मैं टैंक देता हूँ। उसमें कितना मेगावाट आवर का आप एनर्जी रख पाएंगे वो बहुत बढ़ जाता है। तो वाटर वाला सिंपल है, सस्ते में निपट जाता है, बल्ले बल्ले रहो। आइस वाला फचांग बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आइस कैसे एक्सपैंड होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तोड़ ना दे वो आपका सारा चीज को। और आइस वाले में ये दिक्कत होता है कि चिलर पे लोड ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो टेम्परेचर 1-2 डिग्री नहीं करना, उसको एटलीस्ट -80 डिग्री तक ले जाना पड़ता है, तब पानी बर्फ बनता है। अब बोलेंगे पानी तो बर्फ 0 पे बनता है, कंडक्शन लॉसेस होते हैं ना, तो ऑब्वियसली। और रहा बात, बर्फ एक इंसुलेटर है, ये बहुत बड़ा समस्या है इसके लिए कि आपका जो पाइप है, पाइप पे आपने 0 डिग्री कर दिया, पाइप के आसपास एक परत बन जाएगा बर्फ का, और बाकी चीज बर्फ नहीं बन पाएगा, बहुत देर लगेगा, बहुत ज्यादा देर, क्योंकि वो इंसुलेशन है, इसलिए टी डेल्टा बहुत बढ़ाना पड़ता है। वो एक पेनल्टी आती है, लेकिन बेनिफिट मिलता है कि उसका कैपेसिटी बहुत होता है। यानी कि जो शिकागो में किया जाता है वहां उनके पास आइस स्टोरेज है। उनका कि भैया वो दिन में एसी चलाते ही नहीं है। धूप जैसे ही आपका जाता है होराइजन से नीचे, यानी कि जमीन अब गर्मी बाहर डंप करे, तब वो एसी चालू करते हैं और वो बर्फ बनाना शुरू करते हैं। बर्फ बनाते रहते हैं रात भर, जैसे ही धूप निकलता है एसी बंद। एसी लोड ही नहीं लेता है, दिन में वो लोड ही नहीं लेता, ग्रिड पर लोड ही नहीं डालते हैं, और बर्फ पिघलता है और आपको देता है। बर्फ पिघलने का फायदा वो 0 डिग्री होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। दूसरा, फेस चेंज में बहुत एनर्जी होती है, पानी का फेस चेंज में ही सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो वही दोनों का आपको औजार है, आप बैलेंस करना चाहो। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा बह गए हैं और उसमें दोनों डाल दिया है कि भैया ये हमारा आइस बैटरी है जहाँ हैवी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, और वाटर है जो रैंडम पिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए ऑप्शन है। अब रहा बात, ये तो हो गया आपका बफर कैसे करते हैं। अब दूसरा आ गया एनर्जी कहाँ से आ रही है। यहाँ पे एक फायदा है, बिजली से चला के आप कर सकते हैं, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि वेस्ट हीट यूटिलाइज कीजिए। तो अब रहा बात कि इतना वेस्ट हीट कहाँ से आएगा। वेस्ट हीट से एसी चलाने के लिए आपको बहुत वेस्ट हीट चाहिए, तो कहाँ आएगा? पावर प्लांट से। पावर प्लांट में बहुत वेस्ट हीट निकलता है। जितना भी आप पावर प्लांट देखते हैं, जैसे अगर पावर प्लांट पे लिखा है सर ये 1 गीगावाट का पावर प्लांट है, बिना टेंशन के आप मानिए उससे मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2 गीगावाट का वो वेस्ट हीट दे रहा होगा मिनिमम। सारे कोल पावर प्लांट बहुत लोग आके 33% तक जा पाते हैं, तो आप मान के ही चलिए कि 2x का वेस्ट हीट आपको मिल रहा है। तो वेस्ट हीट को कूलिंग में कैसे बदलें, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एब्सॉर्प्शन चिलर। मैंने 6-7 साल पहले वीडियो बनाया है, सब लोग खरीद सकते हैं मार्केट में, लेकिन सब लोग चौंक जाते हैं, ऐसा है गर्मी से आप एसी चला सकते हैं? कंप्रेसर से पहले वही करते थे, तो हम लोग छोड़ क्यों दिए? बात है कि वो सीओपी बहुत कम देता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 0.5 होता है। आपका एसी
अगर ऑप्टिमम चला रहे हैं तो 3-4 आराम से दे पाता है। मेरे एसी पे ही लिखा हुआ है 4.49, और अभी नया वाला लेते हैं तो आपको 5 आराम से मिल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास बहुत वेस्ट हीट होना चाहिए, तब आप उतना बड़ा कूलिंग कर सकेंगे, और तब भी आप इलेक्ट्रिकल रखोगे बैकअप के तौर पे या उसको सप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है सर, कोल पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट हमको इतना बेस लोड दिया, जैसे मान लीजिए 1 गीगावाट का प्लांट था, 2 गीगावाट का वेस्ट हीट आया, 2 गीगावाट का वेस्ट हीट आप 100% तो नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो लाइक समझ लीजिए 900 मेगावाट का कूलिंग आपको मिल रहा है, और आपका डिमांड अगर 1000 का, तो थोड़ा सा आप रखोगे इलेक्ट्रिकल यूनिट बैलेंस करने के लिए लोड का। तो ये करके आप, इसे हम लोग कहते हैं कंबाइंड हीट एंड पावर। तो ही या कुछ कुछ केसेस में ट्राई जनरेशन कहा जाता है, कि आप उसमें एब्सॉर्प्शन चिलर चला रहे हो तो ठंडा भी मिल रहा है, और गर्म पानी भी निकाला जा सकता है। बाय द वे, अब रहा बात की पहले मैं सोचता था गर्म पानी का करेंगे क्या, जब से मुझे समझ में आया कि डिश वॉशर को बहुत गर्म पानी चाहिए, इंडिया में सबको गर्म पानी चाहिए, गर्मी में चाहिए। कपड़ा धोना है, गर्मी में गर्म पानी से धोइए, बम बम धुलेगा। और आपको डिश वॉशर 80 डिग्री तक सेल्सियस का पानी उसको चाहिए होता है। तो हमें कोई टेंशन नहीं, दिन में बहुत गर्म पानी यूज़ होगा, गर्मी में भी। और हाँ, कपड़ा सुखाने के लिए आप एक अलमारी बना सकते हैं, जिसमें आपका वो रेडिएटर है, उसमें गर्म पानी चल रहा है, कपड़ा भी सूख जाएगा, बल्ले बल्ले होगा। और ये सारा आप वेस्ट हीट से कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये एड ऑन्स में आते हैं कि ठीक है, सबसे पहला एनर्जी स्टोरेज जनरली लोग डालेंगे ताकि थोड़ा बफर हो सके। पानी ठंडा रखिए, बर्फ बनाइए, वो आपकी चॉइस है। वेस्ट हीट से चला पाते हैं, जैसे दिल्ली में अगर मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो दिल्ली में बहुत सारे जेट पावर प्लांट है। तो वो जेट पावर प्लांट का एग्जॉस्ट है, जैसे मान लीजिए जेट पावर प्लांट सिर्फ 10-20 मेगावाट का भी होगा, तो वो उससे दुगना का हीट तो वो बना ही रहा है। अब रहा बात वो हीट फालतू का आप डाल रहे हैं, उससे कुछ वर्क कर लें, भला ही होगा, वर्क कर लीजिए। और उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन रहा बात ही इलेक्ट्रिकल प्लस माइलेज बढ़ जाएगा। और रहा बात की रिजेक्ट हीट जो निकलेगा, क्योंकि अगर आप एब्सॉर्प्शन चिलर चलाते हैं, वो सिर्फ हीट का इस्तेमाल करके हीट मूव करता है, तो अभी भी आपका एग्जॉस्ट हीट आ रहा है, वो बहुत है, बहुत ज़्यादा होगा। तो रहा बात की उसको कुछ यूटिलाइज कीजिए। ये क्या करते हैं, ये आप पे है, ये मुझे कोई अच्छा तरीका नहीं मिला। आप बोलोगे उससे दोबारा एब्सॉर्प्शन चिलर चलाएं, बोले फिर 0.5 COP देता है, बहुत लॉस होगा और लोड बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कुछ कर सकते हैं, उससे बिजली बन सकता है। ये चला सकते हैं लो टेम्परेचर ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल चला सकते हैं। कितना बिजली मिलेगा, 10%। मतलब अगर 1 मेगावाट है तो 100 मेगावाट आपको बिजली मिलेगा, सॉरी 100 किलोवाट मिलेगा। और वो मशीन का ही दाम ज़्यादा आएगा, भैया बोलेंगे सोलर पैनल लगा दो सस्ते में, ज़्यादा उतना बिजली मिलेगा। इसीलिए करते नहीं। कई बार लोग उछल जाते कि अच्छा ये कर रहे हैं तो उससे क्यों नहीं कर लेते। भाई टी डेल्टा चाहिए, पूरा खेला टी डेल्टा का, और टी डेल्टा इसमें उतना नहीं होता है। एनर्जी बहुत है, मैं एकदम क्लियर कर दिया, एनर्जी अथाह बम बम है। इसीलिए मैं इसे समुद्र का वो लो टेम्परेचर डिसैलिनेशन कर रहे हैं। मुंबई को पानी चाहिए, आप इतना पानी दोगे कि मुंबई से पानी बहने लगेगा। भैया जितने कनाल से उसको मुंबई को फीड करते हैं, उल्टा बहाएंगे कि भैया ले जाओ पानी, बहुत आ रहा है हमारे पास। तो ये एड ऑन्स जो है भला कर देता है आपके सिस्टम का, और जो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम करता है, हीट आइलैंड इफेक्ट भी कम करता है। और ये तो आप दिन से रात शिफ्ट कर देते तो काफी बड़ा असर सीधे पड़ जाता है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि अर्थ तो हीट अप हो ही रहा है, ये बात अब सॉर्टेड है। अभी अगर कोई डिस्कशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो सर उससे आपको बात नहीं करना है। अगर कोई बोल रहा है आपको बात ही नहीं करना, हाँ सर एकदम ट्रू, निकल लो, अपना सिर का बीपी मत बढ़ाइए। और हमें कूलिंग चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत भागता रहा, बोले आपका लंग्स का एक अपर लिमिट है कि कितना हीट उसके अंदर घुस रहा है, अगर वो हीट बहुत बढ़ जाता है, आप चले जाएंगे, यमराज जी आ जाएंगे क्विक डिलीवरी करने, बोलेंगे भैया आपका तत्काल टिकट कटा है। तो वो ज़रूरी है, हमें कूलिंग चाहिए। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एक लौता औजार है जो ये इसको एटलीस्ट थोड़ा और मतलब हमें 10-20 साल और टाइम दे सकता है। अगर नहीं करते तो 2 ही 3 साल में हम लोग जाएंगे, और इंडियन सबसे पहले जाएंगे। हम लोग बहुत गर्म है, हम लोग बहुत बेवकूफ़ी की है इस सिस्टम को डिफ़ॉल्ट नहीं बनाने में। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात रिड्यूसिंग पावर ड्रॉ, मेन खेला है रिड्यूस करो पावर ड्रॉ का। तो जैसे हम लोग पावर जनरेशन करते हैं, उसका उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है वो तो बल्ले बल्ले, लेकिन जो वेस्ट हीट है उसे ऐसा छोड़ना नहीं है। उस वेस्ट हीट से आप आराम से एब्सॉर्प्शन चिलर चाहिए, एब्सॉर्प्शन चिलर से आपको जो कूलिंग मिलता है उसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। दिल्ली में ये बहुत आराम से हो सकता है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं दिल्ली वाले अगल बगल वाले एरिया में, तो उनका आप गर्मी ले सकते हो कि सर आपके पास गर्मी है, हम ले लेते हैं, हम उसे कुछ कर लेते हैं, आपका भी भला होगा, आपको भी कूलिंग मिलेगी, हमें फायदा हो जाएगा कि एक्टिव कूलिंग मिल जाएगा। तो ये सब करना है। और हॉट वाटर भी सर्कुलेट कर सकते हैं कि भैया फालतू का आप क्यों गर्म पानी जो आपके वॉशिंग मशीन में जा रहा है, डिश वॉशर में जा रहा है, उनमें हीटर्स लगते हैं, हमको भी नहीं पता, हीटर लगाना पड़ता है बड़ा वाला महंगा वाला। इसलिए मत करो ना सर, हॉट वाटर हम दे रहे हैं, आप काहे टेंशन ले रहे हो। तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास। और ये बोल रहे हैं कुवैत पड़ गया है ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, दुबई भी पड़ गया है, सबको बुद्धि आ गई है, हम ही लोग सबसे लेट आए। बट सब लोग को आ गए भैया डिस्ट्रिक्ट कूलिंग करना है, बिना उसके कुछ नहीं। वही प्लेट हीट एक्सचेंजर वैसा दिखता है, कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है आपका लोड कितना है। जनरली लोग एक स्टेट में डिसाइड कर लेंगे सर यहाँ पे है, तो वो मैन्युफैक्चर बोलेगा सर ये आपको मेल फीमेल प्लेट हम आपको दे रहे हैं, अब कितने स्लाइसेस चाहिए वो आप डिसाइड करो।
बोला जाएगा 6 इंच वाले से काम होगा नहीं, 8 इंच चाहिए, तो आप डिसाइड करोगे। तो ये कंबाइनिंग हीट एंड पावर, जो वेस्ट हीट है उसका कुछ कर लिया जाए, भला हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग ज़रूरी है। अगर इंडिया के सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को नहीं करते हैं, 2030 तक में वो इतना ज़्यादा गर्म होने लगेंगे कि वहाँ पे आप एक-एक नोटिस करो, गरीब लोग खत्म हो गए। सब या तो भाग जाएँगे या तो ऊपर चले जाएँगे। मज़ाक भी नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट इवन जोकिंग। मतलब कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का अपर लिमिट है। गर्मी में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो हमारी बॉडी पसीना इवेपोरेट नहीं कर पाता है। आपका बॉडी अंदर से कुक हो जाता है थर्मल स्ट्रोक से, और 1-2 हज़ार लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सीरियस है, हमें वो हीट आइलैंड इफेक्ट को तुरंत कंट्रोल करना है। थैंकफुली कर सकते हैं, थैंकफुली से हमारा फ़ायदा होगा। थैंकफुली वेस्ट हीट का इस्तेमाल करेंगे तो डबल फ़ायदा होगा, पैसा भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमें करना है आज, मतलब कूद जाना है, इस पे लग जाना है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।